अब मैं आपको सबसे पहले 11th क्लास से स्टार्ट करता हूँ। 11th क्लास के अंतर्गत जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि टोटल चैप्टर इसमें 19 हैं। उन 19 चैप्टर को डिवाइड किया गया है तकरीबन यूनिट 5 में। जैसे कि पहली यूनिट का जो नाम लिखा हुआ है, आप यूनिट का नाम देख रहे हैं, जीव जगत में विविधता। इस यूनिट के अंतर्गत हम टोटल 4 चैप्टर करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम आप देख सकते हो जिसका नाम लिखा हुआ है जीव जगत। दूसरे चैप्टर का नाम है जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है वनस्पति जगत और चौथा चैप्टर जिसका नाम है जंतु जगत। थोड़ी थोड़ी डिटेल हम आपको इसमें बता देते हैं कि हम इन चैप्टर्स में क्या करने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसके हम बारे में पढ़ने वाले हैं जीव जगत के बारे में, यानी जीवों के बारे में। कि जैसे कि आपको जब इसमें पढ़ने को मिलेगा तो पढ़ने के दौरान हम आपको बताएंगे कि इस धरती पर टोटल कितने जीवों की खोज की जा चुकी है, जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम जीवों को डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से जगत, संघ या भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो आपको मैं यहाँ जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो कि थोड़ा डिटेल में है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपको एक वैज्ञानिक का नाम सुनने को मिलेगा जिसका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर इन्होंने पंच जगत परिकल्पना दी है जिसके अंतर्गत इस धरती के समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। तो 5 जगतों में जो हम करेंगे तो 5 जगत होंगे। एक का नाम होगा मोनेरा, दूसरे का नाम होगा प्रोटिस्टा, तीसरा जो होगा उसका नाम है फंजाई, चौथा जो होगा उसका नाम है प्लांटी और जो पांचवा होगा उसका नाम है एनिमेलिया। इन 5 जगतों के बारे में जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे जीव जगत के वर्गीकरण में, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये जो तीनों जो ग्रुप्स हैं वो हम पढ़ लेंगे सेकंड नंबर के चैप्टर में। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है जिसका नाम है प्लांटी, उसको हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर के चैप्टर में। तो थर्ड नंबर के चैप्टर का नाम जिसका नाम लिखा हुआ है वनस्पति जगत। इसके अंतर्गत इस धरती पर पाए जाने वाले हम समस्त पौधों का अध्ययन करेंगे। कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो इसलिए बता देता हूं कि जितने भी पौधे खोजे गए हैं उनको तकरीबन 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग के कुछ नाम लिख देता हूं। जैसे कि पहला जो भाग है उसका नाम है थैलोफाइटा, दूसरा जिसका नाम है ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट तीसरा जो है उसका नाम है टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट चौथा जो है उसका नाम है जिम्नोस्पर्म और लास्ट 5वां जो है उसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो हम थर्ड नंबर के चैप्टर में तकरीबन 5 भागों में जो पौधों को डिवाइड किया गया है उनको हम पढ़ने वाले हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और 5वां होगा एंजियोस्पर्म। तो ये चीज हम जो पढ़ेंगे वो थर्ड नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हम इन 5 चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ हम इनके लाइफ साइकिल का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप 3 चैप्टर तक देख चुके हैं। नेक्स्ट अगला करेंगे जिसका नाम है जंतु जगत, जो 5वें नंबर का ग्रुप है जिसका नाम है एनिमिलिया। एनिमिलिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु जगत। और इसके अंतर्गत हम इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त बहुकोषीय जंतुओं का अध्ययन करेंगे। यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि समस्त बहुकोष के जंतुओं को कुछ संघों में बांटा गया है। संघ यानी कि फाइलम में बांटा गया है। तकरीबन मैं आपको 11 संघों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से आपकी पहली यूनिट संपन्न होगी जिसका नाम है जीव जगत में विविधता। नेक्स्ट सेकंड यूनिट है जिसका नाम है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इस यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर्स रखे गए हैं। चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकार की, चैप्टर नंबर 6 पुष्पी पादपों की शारीरिकी और चैप्टर नंबर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, पुष्प की आकृति या कहें तो पौधों की आकृति पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक आपको बता दें। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इनके बारे में कुछ हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अगला चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों की शारीरिकी। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो इसके अंतर्गत हम टिश्यू यानी कि ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लांट में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूं कि प्लांट में एक ऊतक जिनका नाम होता है द्विबीजोतक,
आपने शायद इनके भी नाम जरूर सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो इस प्रकार के ऊतकों का जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करेंगे, चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत करेंगे। फिर आएगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो इसके अंतर्गत हम जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको 4 प्रकार के ऊतक पढ़ने को मिलेंगे। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और लास्ट चौथा होगा जिसे बोला गया है तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के ऊतक हम चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके 2 यूनिट में कवर हो जाते हैं 7 चैप्टर। नेक्स्ट अगली यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो इसके अंतर्गत 3 चैप्टर रखे गए। चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई, चैप्टर नंबर 9 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोश का चक्र और कोश का विभाजन। बात कर लेते हैं कि जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में, वैसे तो ये चैप्टर आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते ही आ रहे हैं, पर चूंकि यहाँ चैप्टर में थोड़ा हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो जब यहाँ पर पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ की कोशिकाएं जैसे कि 2 प्रकार की होती हैं। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका होती है जिसका नाम है यूकैरियोटिक। तो इनका डिटेल अध्ययन, कोशिका का डिटेल अध्ययन जो है हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर जो जैव अणु पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि जो टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे, पहला टॉपिक जो होगा उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोटीन। नेक्स्ट तीसरा जो टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे लिपिड यानी कि बसा। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंतर्गत हम 2 छोटे छोटे टॉपिक, एक तो है डीएनए, इसके अलावा है एक टॉपिक जिसका नाम है आरएनए। ये हम सब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोश का चक्र और कोश का विभाजन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई कोश का विभाजन करती है तो वो किस चक्र से गुजरती है। तो यहाँ पर हम एक तो कोशिका के चक्र के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है। नेक्स्ट कोशिकाओं में विभाजन कौन कौन सा पाया जाता है, जैसे कि एक विभाजन होता है जिसका नाम है समसूत्री विभाजन और दूसरा विभाजन जो है उसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों प्रकार के विभाजन आपको किए जाएंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो इस प्रकार से यूनिट नंबर 3 भी हुई समाप्त। नेक्स्ट अगली यूनिट है यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम ये देखने वाले हैं, तकरीबन इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पादपों में श्वसन, और इस यूनिट का तीसरा चैप्टर होगा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो इन चैप्टर के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। एक ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ ऐसे ही दूसरा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। 2 टॉपिक तो आपको ये पढ़ने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसके अलावा एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है C3 साइकिल। इसके अलावा एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है C4 साइकिल। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है केम साइकिल। तो ये टॉपिक जो है वो सारे के सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला चैप्टर जो है वो उस चैप्टर का नाम है पादपों में श्वसन। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि पादपों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। पहला एक टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, एक टॉपिक तो ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। इसके अलावा तीसरा टॉपिक एक मिलेगा जिसका नाम है ETS, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दूसरा 3 टॉपिक इसमें मिलेंगे, पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, तीसरा है ETS। लास्ट आपका जो चैप्टर है इस यूनिट का उसका नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा
कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, या कहूं तो कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। तो इसके अंतर्गत एक हार्मोन पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है जिब्रेलिन, तीसरा टॉपिक जो होगा उसका नाम है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट चौथे नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, और लास्ट पांचवा जो टॉपिक होगा उसका नाम है एथाइलिन। तो ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे हार्मोन के रूप में चैप्टर नंबर 13 में। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 4 हुई समाप्त। सो 11th क्लास की लास्ट यूनिट जिसका नाम है मानव शरीर विज्ञान, ये यूनिट थोड़ी बड़ी है जिसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 चैप्टर रखे गए हैं। एक एक करके सभी चैप्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको। सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, जैसे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन, अंत श्वसन, श्वसन के अंग कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत हम फेफड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, कि ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर कैसे जाती है, CO2 जो है बॉडी के बाहर किस प्रकार से आती है। तो गैसेस यानी कि गैसों का विनिमय जो हम करेंगे किस चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। नेक्स्ट अगला चैप्टर है जिसका नाम है शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, RBC, WBC, इसके अलावा प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ ब्लड का परिवहन किस प्रकार से होता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, बंद प्रकार का और खुला। तो ये जो परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 15 में। अगला चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिकम। नेक्स्ट इनका निष्कासन किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम एक संरचना पढ़ेंगे जिसका नाम है वृक्क यानी कि किडनी, उसकी संरचना के बारे में करेंगे। साथ ही साथ करेंगे मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है और उसका निष्कासन किस विधि के द्वारा होता है, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट है अगला चैप्टर जिसका नाम है गमन एवं संचलन। इस चैप्टर के अंतर्गत 2 टॉपिक हैं। गमन के अंतर्गत तो आप पढ़ते हो कि आपके शरीर में कौन कौन सी पेशियां पाई जाती हैं। संचलन के अंतर्गत आप पढ़ते हो कि आपके बॉडी के अंदर जो कंकाल, जिसे अंतः कंकाल कॉमन भाषा में कहें तो हड्डी, अंतः कंकाल यानी हड्डियों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगला चैप्टर है जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि तंत्र का तंत्र कितने प्रकार का होता है, जैसे 3 प्रकार का, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, स्वायत्त तंत्र का तंत्र और पर्दीय तंत्र का तंत्र। इन सभी तंत्र का तंत्रों के द्वारा बॉडी पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। नेक्स्ट 11th क्लास का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य की बॉडी के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। साथ ही साथ उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 में। मैं कुछ ग्रंथियों के नाम लिख देता हूं, शायद आपने सुन भी रखे होंगे। पहला जिस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट तीसरी ग्रंथि जिसका नाम है पीनियल। नेक्स्ट चौथी ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड। नेक्स्ट 5वीं ग्रंथि जिसका नाम है पैराथायराइड। नेक्स्ट 6वीं ग्रंथि जिसका नाम है थाइमस। इसके अलावा 7वीं ग्रंथि जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। और भी हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि इन ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का श्रवण किया जाता है या कौन कौन से हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से क्लास 11th में टोटल जो कि 19 चैप्टर थे जो डिवाइड किए गए 5 यूनिट में। मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट में हम कौन कौन से चैप्टर करने वाले हैं, सभी चैप्टर के बारे में छोटी छोटी चीज बताई है। बाकी तो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वो केवल स्कूल का लेवल नहीं, स्कूल से लेवल से थोड़ा ऊपर लेंगे, या कहूँ तो सीधा
हम पढ़ाएंगे यहाँ पर नीट के लेवल की पढ़ाई। क्लियर? तो इस तरीके से आपका 11th क्लास हुआ खत्म